आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहरचंद महाजनी, ए.के. सरकार, हरिलाल जे कानिया, एस. सरदास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हरिलाल जे कानिया। इन्हें हम एच जे कानिया भी कहते हैं, एच जे कानिया। और यह 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में 51वें नंबर के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति संजय खन्ना। संजय खन्ना, इनकी नियुक्ति मई 2026 में हुई थी। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सनातन धर्म समाज, ब्रह्म समाज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज से। अगर हम वेद समाज की बात करें तो वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में होती है, मद्रास यानी चेन्नई में। मद्रास यानी चेन्नई में। और इसके संस्थापक होते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। साथ में एक नाम और पूछा जाता है, वो है श्रीधरलू नायडू का, प्लस श्रीधरलू नायडू। ये दोनों लोग मिलके वेद समाज की स्थापना करते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें रामकृष्ण मिशन का, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 ईस्वी में। और इसके संस्थापक होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। और स्थान होता है कोलकाता का बेलूर मठ। कोलकाता का बेलूर मठ। बेलूर मठ। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 31 मार्च 1867 में। 31 मार्च 1867 में होती है। और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग होते हैं। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक होते हैं। और मुंबई में इसकी स्थापना होती है। बात करें यदि हम ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा होती है। राजा राम मोहन राय द्वारा। और स्थान होता है कोलकाता। स्थान क्या होता है? कोलकाता। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है। और यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और भाग की अगर बात करें तो भाग 4A में आता है। और 42वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए। संविधान संशोधन होता है 1976 में। और समिति जो होती है वो स्वर्ण सिंह समिति होती है। ये 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां वाला, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है। बात करें अगर हम संविधान की प्रस्तावना की, तो संविधान की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। और यदि संविधान की भाषा की बात कर यदि प्रस्तावना की भाषा की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। और इसका वर्णन जो है भाग 4 में मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार की बात करें तो
ये भाग 3 में है इसका वर्णन, और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक है, और देश जो है वो यूएसए के देश से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक ट्रिक आप याद रखिए, आप सी, और यहीं से आपका काम हो जाएगा। ए से एक हो जाएगा असम, और असम के बाद यहाँ पे आप याद रख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, पी से आप याद कर लीजिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और एस आई से याद कर लीजिए सिक्किम। तो इसमें किसका नाम नहीं है? मेघालय का नाम नहीं है, ये सही हो जाएगा। और टोटल अगर बाउंड्री की बात करता तो 699 किलोमीटर भारत की सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पेन्ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कृष्णा। कृष्णा नदी पे कौन पड़ता है? ये पूली चिंतला जल विद्युत परियोजना। इसके साथ साथ आप कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध को भी याद कर सकते हैं, यानी नागार्जुन सागर बांध भी कहाँ है? नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पे है, और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे पड़ता है। इसके साथ साथ कृष्णा नदी पे श्रीशैलम बांध है। श्रीशैलम बांध कहाँ पे है? श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पे है, और यह भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। अलमाट्टी बांध बहुत बार पूछा जाता है, अलमाट्टी बांध, ये भी कृष्णा नदी पे पड़ता है, यह कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है तुंगभद्रा परियोजना जो है वो भी कृष्णा नदी पे है, और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कावेरी पे अगर आपको याद करना है तो आप मेट्टूर बांध याद कर लीजिए। मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में चूंकि ये पड़ता है। इसके साथ साथ कृष्णराज सागर बांध कावेरी पे है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? मुंबई को, कोच्चि को, मार्मागोआ, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कोच्चि को। कोच्चि बंदरगाह जो है वो अरब सागर की रानी बोला जाता है, और चूंकि कोच्चि जो बंदरगाह है ये केरला में पड़ता है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी नेचुरल बंदरगाह है ये। इसके साथ साथ यदि हम पश्चिमी तट के कुछ बंदरगाह की बात करें तो पश्चिमी तट के कुछ बंदरगाह में जैसे कांडला पोर्ट आ जाता है। कांडला पोर्ट यानी बंदरगाह, कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में पड़ता है। मुंबई पोर्ट, ये जो मुंबई पोर्ट है ये भी पश्चिमी तट का है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे ध्यान रखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई पोर्ट। फिर मुंबई में ही है एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कहाँ पे? मुंबई में ही है, और यह नवी मुंबई में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह इसको बोलते हैं। फिर आप मार्मुगोआ बंदरगाह गोवा में याद रखेंगे, ये गोवा में पड़ता है, और यहाँ से लोहे का क्या होता है? निर्यात होता है। फिर न्यू मंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में पड़ता है। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, और इसे हम केरल का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और कोच्चिन पोर्ट कहाँ है? केरल में, और ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अब हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाह को देखेंगे। तो पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पहले आप कोलकाता यानी हल्दिया पोर्ट, इसे हम कोलकाता पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद से पारादीप पोर्ट याद रखिए आप। पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम पोर्ट, इसके पास है
पट्टनम पोर्ट, ये जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर एन्नोर पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट, और एन्नोर पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट नाम से ही पता चल जाता है कहाँ है, तमिलनाडु में है। और फिर है तूतीकोरिन पोर्ट, कौन सा है? तूतीकोरिन पोर्ट। तो तूतीकोरिन पोर्ट जो है ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इन सभी बंदरगाहों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अपशिष्ट का सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक क्या है? लौह, कैडमियम, सीसा, पारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सीसा। पीबी भी बोलते हैं, लेड बोलते हैं। पढ़ते हैं आगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में चावल की खेती का अधिक व्यापक रूप से समर्थन क्यों करता है? उच्च मिट्टी की उर्वरता के कारण, बेहतर सिंचाई सुविधा के कारण, उच्च और अधिक विश्वसनीय वर्षा के कारण, कम तापमान और भिन्नता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उच्च और अधिक विश्वसनीय वर्षा होती है। यदि उत्तर प्रदेश में हम बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ लगभग 184 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके साथ सबसे कम अगर पूछा जाता है तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में मथुरा में वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नदी डैश अमरकंटक पठार से निकलती है और नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है? माही, तापी, चंबल, तवा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तवा नदी। तवा नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाकी ये तीनों नदियाँ जो हैं, माही, तापी, चंबल, तो माही, तापी, चंबल, ये तीनों भी कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें माही नदी की, तो ये माही नदी जो है ये धार जिले से निकलती है, और ये जो तापी नदी है यह बैतूल जिले से निकलती है, और चंबल नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है। शिवालिक युवा पर्वत प्रणाली है, बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें हैं, हाँ। गंगा का मैदान जलोढ़ मैदान है। तराई ज्वालामुखी पठार, यहाँ ज्वालामुखी पठार नहीं बल्कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर पाया जाता है और बहुत ज़्यादा भाभर और तराई वाला क्षेत्र है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत 1994 लागू की गई थी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों उपयुक्त सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। तो ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक दृष्टि से, यानी भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अमेरिका का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का। यदि राजनीतिक दृष्टि से पूछा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से यह डेनमार्क का पार्ट है। कौन किसका है? डेनमार्क का। यानी राजनीतिक रूप से इस पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? 2018, 2012, 2016, 2014, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2016। अब हम लोग कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को आती है। कब आती है? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को आता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को आती है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में आती है। पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में आती है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 15 अगस्त 2020 में आता है।
और पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को आता है। इसके साथ-साथ ज्ञान भारतम मिशन जून 2025 में आता है और विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना दिसंबर 2025 में आता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के लिए जानी जाती है? पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिगरी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में है रेशम कीट पालन, एपीकल्चर में है मधुमक्खी पालन। अब कुछ हम लोग अध्ययन को देख लेते हैं। जैसे फ्लोरिकल्चर में फूलों और सजावटी पौधों की खेती का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन होता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी में जो है फल, फूल, सब्जी तीनों का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी में फसलों गेहूँ, चावल, मक्का आदि का अध्ययन होता है। वर्मीकल्चर में केंचुए का पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर में मछली का पालन होता है और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन